हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यूरॉन्स क्लासेस। आज एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों की डिमांड थी कि अभी ट्रेंडिंग में क्या हो रहा है कि बहुत से लोगों को डेंगू से इन्फेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी सारे लोग, जैसे कि मेरी भी सिस्टर को हुआ था डेंगू, बाकी मैं खुद डेंगू पॉजिटिव रह चुका हूँ एक बार। तो एक आज नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है डेंगू के बारे में कि डेंगू होता क्या है मेनली, और इससे हम बच कैसे सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, और इसका टेस्ट कैसे होता है, डायग्नोसिस कैसे हो सकती है। मतलब कि सीधा सा देखा जाए कि डेंगू के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज हमको देनी है। इनकेस इसका एक और टॉपिक रहेगा कि अगर प्रेगनेंसी में डेंगू होता है तो क्या हो सकता है, और अगर मान लीजिए लड़की की पीरियड्स चल रहे हैं, एमसी चल रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन डेंगू होता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, या फिर उसमें उसका रिजल्ट क्या आ सकता है। तो लेट अस स्टार्ट डेंगू के बारे में। डेंगू को सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि डेंगू नहीं होता है, इट्स अ डेंगी। पहले डेंगी, डेंगी। अब इसको गे नहीं बोलने का है, इट्स अ डेंगी। डेंगी होता है, इसको हम लोग एक साथ मिला के कंबाइन करके डेंगू बोलते हैं, डेंगू बोलते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ एक वायरल डिसीज है। ये क्या है? वायरल डिसीज है ये। डेंगू इज़ अ वायरल डिसीज, इतना हम सबको पता है। ये फैलती कैसे है? पहली बात, फैलती कैसे है? अब कोई भी बीमारी होगी, होती कैसे है? पहला क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अगर हमको साइकिल चलाना है तो हम कैसे चलाएंगे। बेसिक से है, बाइक चलाना है तो कैसे ड्राइव करेंगे। तो डेंगू होती कैसे है? इसके लिए सबसे मतलब मेनली रिस्पॉन्सिबल माना जाए तो मॉस्किटो। डेंगू होता क्यों है? मॉस्किटो से। डेंगू होता कैसे है? मॉस्किटो से होता है। मॉस्किटो से कैसे होगा ये आगे मैं बताता हूँ कि मॉस्किटो से होता कैसे। सबसे पहला, डेंगू होता कैसे है? मच्छरों से। मच्छर के काटने से हमारे डेंगू होता है। जो सबसे पहले याद कर, मेन चीज़ है कि डेंगू को सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था 1779 में। सबसे पहला इसका जो रिपोर्ट हुआ था, मतलब फर्स्ट केस इसका था कब? 1779 में डेंगू को पहली बार रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद इसका जो सेकंड मेन पॉइंट है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये पीक पे था। मतलब कि जैसे वो कहते नहीं कि एक महामारी टाइप का, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे इसको पीक पे था ये। तो सबसे पहला केस 1779 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे ये पीक पे आ गया था। तो इसका मेनली क्या होता है, मच्छर, कोई मच्छर है, जैसे कि मान लीजिए आप हो, आपकी डेंगू पॉजिटिव है, तो आपको कोई भी अगर मॉस्किटो या फिर मच्छर बाइट करता है, बाइट किया, मान लो किसी मच्छर ने काट लिया, तो आपके अंदर डेंगू के वायरस प्रेजेंट थे। वो वायरस कहाँ चले गए? उस मच्छर के अंदर। वो मच्छर अब उड़ेगा, किसी दूसरे पर्सन को काटेगा। मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं, आपको उसने काटा, आप पहले से इन्फेक्टेड थे, तो वो वायरस उस मच्छर के थ्रू, उस मॉस्किटो के थ्रू सेकेंड पर्सन में जब वो उसको बाइट करेगा, तो अपने सलाइवा के थ्रू, जब मॉस्किटो हम लोगों को काटता है ना, तो उसका सलाइवा हमारे अंदर इंसेक्ट होता है, इंजेक्ट हो जाता है। तो उसका सलाइवा, मॉस्किटो का सलाइवा हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला गया। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद जो हमारी WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स, उसके साथ जाके मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद जहाँ जहाँ WBC जाती है, वहाँ वहाँ ब्लड के साथ साथ, ब्लड स्ट्रीम के साथ साथ पूरा ये वायरस फ्लो फैलता है, मतलब पूरी बॉडी में जाता है, फ्लो होता है। इससे क्या दिक्कत है? WBC को पता है, तो वो अलग अलग प्रोटीन्स हो गया, एंजाइम्स को रिलीज़ करता है, जैसे कि रिलीज़ करने लगा, साइटोकाइनिन्स को, इंटरफेरॉन्स को रिलीज़ करता है। इससे क्या होता है हमारी बॉडी में, जैसे फीवर हो गया, फ्लू लाइक सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, तो हमारी बॉडी को ये पता चल जाता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है हमारी बॉडी के अंदर। बट बिना टेस्ट के हम नहीं कंफर्म हो पाते हैं कि हमारी डेंगू है या फिर क्या डिसीज़ है। तो ब्लड के अंदर सलाइवा गया, उसको सलाइवा के थ्रू पूरी बॉडी में हमारे वायरस फैल चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे अंदर। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे हमारे अंदर वायरस फैल गया, वायरस फैलने के बाद सबसे पहले फीवर आता है। पहला सिम्टम फीवर हो गया। फीवर लाइक सिम्टम जैसे कि ये होता नहीं कि जुकाम होना, फीवर होना, सर दर्द हो गया। अब तो बल्कि पिछले कुछ सालों में तो वॉमिट बहुत कम होती थी, लेकिन आज के टाइम पे जो अब वायरस आ गया ये, इसमें क्या हुआ, इस बार जो डेंगू वायरस है, इसके RNA स्ट्रक्चर में इसके चेंज हुआ है, मतलब शेप एंड साइज इसका चेंज हुआ है। तो वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को। इस बार सुनाई दे रहा है कि वॉमिट हो रहा है बच लोगों को डेंगू में। ठीक है, और पेन बहुत होता है, मसल एंड जॉइंट पेन, मतलब कि बोन में तो पेन होता ही है, मसल में एंड जॉइंट पेन होता है। अच्छा, डेंगू का एक नाम रखा गया है, साइंटिस्ट लोगों ने कहा ब्रेक बोन फीवर, क्योंकि इसमें जो पेन होता है ना, वो बहुत अजीब सा होता है। ऐसा लगता है कि हमारी हड्डियों में टूट रही हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है ब्रेक बोन फीवर। इसका सिम्टम्स अगर हम देखने लगेंगे, सिम्टम्स में पहला होता है फीवर हो गया, हेडेक हो गया, वॉमिटिंग हो गई। ठीक है, स्टमक में भी कभी कभी पेन होने लगता है। उसके बाद मसल एंड जॉइंट पेन अलग से इसका हो गया। तो ये मतलब देखा जाए ना, तो एक सिंपल से इसके सिम्टम्स जैसे नॉर्मल वही होते हैं।
और कभी कभी जैसे ये तो नॉर्मल स्टेज में हो गया, जो सीवियर कंडीशंस होती हैं जब पेशेंट की बहुत हालत ख़राब हो जाती है, जैसे कि एक 40,000 40,000 जो होता है प्लेटलेट्स का क्रिटिकल काउंट होता है, जिसमें प्लेटलेट्स अगर 40,000 के प्लस है तो ठीक ठाक है। उसके नीचे क्रिटिकल काउंट कही जाती है कि क्रिटिकल काउंट आ गया। ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है क्लास 11th में। देखिए यहाँ हो गया हमारा प्लेटलेट्स कितना हो गया 40,000 के नीचे आने पे क्रिटिकल काउंट। तो हमारी बॉडी पे क्या पड़ने लगते हैं, रैशेस। रैशेस मतलब होता है स्पॉट्स हो जाते हैं, जैसे ऐसे ऐसे स्पॉट्स होने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए वाइट स्किन पे रेड, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल दूँ तो वो क्या होता है, तरबूज, जो उसमें बीज होता है ना, बीज जो छोटे छोटे होते हैं पूरे तरबूज में बीज, वैसे ही हो जाता है क्या कि पूरी बॉडी में रेड स्पॉट्स आ जाते हैं। कि इस ये क्यों होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर की कैपिलरीज होती हैं, सेल्स होती हैं, उनकी में ब्लीडिंग हो जाती है, वो फटने लगती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो कमज़ोर हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो ब्लीडिंग होती है। अब हमारी अपर स्किन है, स्किन के बाहर तो ब्लड नहीं आता है, इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं, कुछ सीवियर कंडीशंस में, सीवियर जो कंडीशंस होती हैं जैसे कि उसमें भी कई सारे होते हैं। एक सीवियर कंडीशन जो होती है जैसे कि शॉक बोला जाता है, डेंगू शॉक, मतलब कि अचानक से कंडीशन बहुत ख़राब हो जाना बहुत ज़्यादा। तो उसमें क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग अगर्स। इंटरनल ब्लीडिंग होने से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, तो अपर बॉडी कट नहीं रहता, नहीं तो ब्लड बाहर आने लगेगा। इससे दिक्कत क्या क्या आती है, नोज़ के थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, आपके ईयर के थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, यूरिन जो हमारा बनता है या फिर स्टूल फॉर्मेशन वहाँ से हमारा ब्लीडिंग हो सकता है, वॉमिट के थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है। मतलब कि एक प्लेटलेट का मेन काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। प्लेटलेट्स का मेन क्या काम होता है, ब्लड को क्लॉट करना। अगर प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में कम है तो ब्लड की क्लॉटिंग होगी नहीं। ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी तो हमारी बॉडी से ब्लीड बहुत आराम से ब्लड निकलने लगेगा। इसीलिए जब लड़कियों का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो उस टाइम पे ब्लीडिंग में क्या होता है कि एमसीयू है, तो स्टार्टिंग की जो 4-5 दिन का फेज होता है ना, उसमें ब्लीडिंग फेज कहलाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। उसमें ब्लड निकलता है लड़कियों के जिस। तो अगर बेसिक सी चीज़ है, अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड तो क्लॉट नहीं हो रहा है, उस केस में दिक्कत आ सकती थी। एक केस स्टडी है, मतलब बेसिक सी चीज़ है, एक केस स्टडी है हमने पढ़ी है। तो उसमें क्या था, फीमेल 20 साल की लड़की को, अगर हम उसको हुआ था, 20 साल की लड़की थी वो, उसको डेंगू पॉजिटिव आया। तो उसको पहले उसने गई डॉक्टर से मिली, प्रिस्क्रिप्शन लिया, दवाइयाँ लिया, आया घर पे आई, बेड रेस्ट पे थी। 2 दिन बाद उसका ना कंडीशन और ख़राब हो गई क्योंकि पीरियड्स चल रहे थे। तो इससे क्या हो गया, ब्लड लॉस होता चला गया। उसके में ब्लड की कमी मतलब कि प्लेटलेट्स की कमी। प्लेटलेट्स की कमी होने से क्या हो गया ना, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। एट टाइम हो गया था उसके पास 10 या 12 हज़ार की प्लेटलेट्स काउंट बची थी। और जब वो उस टाइम पे डॉक्टर्स ने उसको अलग से प्लेटलेट्स दिया है, मतलब जिस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसको हम बोलते हैं कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हुआ है, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के बाद उसकी प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज हुई थी, उसके बाद वो घर आई थी। मतलब ये चीज़ समझ लीजिए, अगर हमारे पीरियड्स आए हैं उस टाइम पे हमारा ब्लड बहुत लॉस होता है वो। और ट्राई यही होना चाहिए, अगर पॉसिबिलिटी है तो हम उस टाइम पे ब्लीडिंग रोक सकें या फिर अपने प्लेटलेट्स काउंट बढ़ा सकें। जैसे कि प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के भी बहुत से तरीके हैं, आजकल मेडिसिन आ गई हैं। और कहा जाता है पपीते की पत्ती का जूस हो गया, फिर कोकोनट वाटर हो गया, ये सब चीज़ें यूज़ करना चाहिए ऐसे टाइम पे। डेंगू जब हमारे हो तो ये सब चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स ये हो गया, वॉमिट हो गया, हेडेक हो गया, पेन हो गया, फीवर हो गया, और रैसेस पड़ जाना बॉडी पे। ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक चीज़ हो गई। पहला केस रिपोर्ट हुआ था 1779 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये पीक पे था। अच्छा, अगर हमारी डेंगू है तो इसको हम पता कैसे चलाएंगे, डायग्नोसिस जैसे कि तरह से कैसे पता चलेगा, टेस्ट। तो टॉर्निकेट टेस्ट होता है, एक और होता है डिटेक्टिंग द आरएन, जो हम ब्लड में हमारे आरएनए है ना, उसको डिटेक्ट करके उसके थ्रू पता लगा जा सकता है कि डेंगू इज़ पॉजिटिव और नॉट। ये मैंने आपको बताया कि 40,000 जो होता है क्रिटिकल काउंट होता है किसका, प्लेटलेट्स का। मतलब कि ये अगर इसके नीचे गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, डेंगू कॉज करने वाली डिजीज मच्छर, उस मॉस्किटो किस में आता है, कौन सी फैमिली में, तो इट्स एडीज एजिप्टाई। एडीज एजिप्टाई के जितने भी मॉस्किटोज होते हैं ना वो डेंगू कॉज करते हैं। अच्छा, डेंगू एक से दूसरे से फैलता भी है। अब ये हो सकता, वो लोग कहेंगे सेक्सुअल फैल सकता है या नहीं फैल सकता, हाँ किसी कुछ कुछ केसेस में फैलता है, बहुत रेयर है बट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है बट रेयर है ये, ठीक है। तो उस पर आपको नहीं जाना है होता है कि नहीं होता है। तो मेनली हमारा यहाँ तक डेंगू के बारे में बेसिक चीज़ें ये है। तो डेंगू एक और होता है जिससे बहुत सीवियर हो जाता है ना, तो मैंने आपको बताया था ना जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम लोग डेंगू हीमोरेजिक फीवर भी बोल सकते हैं, या फिर डेंगू को शॉक सिंड्रोम होता है। ये कब होता है ना, जब अपनी ब्लड वेसल्स बहुत वीक हो जाती हैं तो फटने लगती हैं, इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग मतलब कि बॉडी के अंदर ब्लड, बेसिक सा चीज़ है, अगर स्किन ना हो तो ब्लड बाहर आ जाएगा, और अगर किसी की बॉडी में ब्लड ही नहीं हो तो इंसान सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो
एक बताया गया है 2017, अकॉर्डिंग टू 2017 ईयर, 2017 के हिसाब से देखा जाए तो हम 2017 में हर साल 350 मिलियन लोगों को डेंगू होता है। कितने लोगों को? 350 मिलियन को। और इसमें आधा मिलियन जो होते हैं वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, उसमें से भी 40,000 अप्रॉक्स 40,000 इतने पर्सनस की डेथ हो जाती है। कितने? 40,000 लोगों की डेथ हो जाती है। तो डेंगू कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो इसको हम लोग बचाने, जैसे कि डेंगू को बचा, सबसे बड़ी चीज़ है कि डेंगू को रोके कैसे। ठीक है, हमारा इसका प्रिवेंशन क्या होना चाहिए? मॉस्कीटो नेट का यूज़ करना, रिपेलेंट्स का यूज़ कर लेना, जैसे हम स्किन पे अपने ओडोमॉस लगाते हैं। ऐसी कोई भी हम लोग क्रीम लगा सकते हैं जिसमें 10% एटलीस्ट, कम से कम 10% डीट का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। DEET का कॉन्सेंट्रेशन 10% कम से कम होना ही चाहिए। वो हम लोग अपने स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं रिपेलेंट के तौर पे। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप यूज़ करो जिसमें 10% एटलीस्ट डीट का कॉन्सेंट्रेशन हो। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद एक और चीज़ है, फीवर है तो बेसिक सी हम PCM यूज़ कर सकते हैं, एसिटामिनोफेन यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। पेन है, एस्पिरिन जैसी दवाइयाँ यूज़ होती हैं हम लोग को उसमें। तो ये हो गया। और एक चीज़ और है, हम लोग को PCM यूज़ करना चाहिए। इट्स अ PCM, ना कि NSAIDs हो गया। ये एक होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी डिसीज़ करके होता है। ये क्या करता है ना, ब्लीडिंग कॉज करता है। हम इसको जब ज़्यादा एक्सेस यूज़ कर लेते हैं ना तो ये ब्लीडिंग कॉज करता है। तो इसकी जगह पे हम लोग को PCM यूज़ करना चाहिए। ये गलत है, मतलब कि ये सही नहीं पड़ता हमारी बॉडी के लिए। ये नहीं यूज़ करना चाहिए हम लोग की जगह पे। क्या पैरासीटामॉल हो गया, उसमें भी कई सारी डिसीज़ होती है। जैसे एक दवा आती है कैनिका करके आती है, वो हो गया। तो पहले तो प्रिवेंशन, मॉस्किटो नेट्स का फुल स्लीव्स के कपड़े पहन लेना, उसके बाद स्किन रिपेलेंट्स यूज़ करना। तो ये सब चीज़ों से प्रिवेंशन हो जाता है। कॉज कैसे होता है ये आपको पता चल चुका है। फीवर आना जाना, बहुत ज़्यादा कंडीशंस खराब होनी। प्रेगनेंसी में भी यही होता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे के ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है। कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट है, उसके डेंगू पॉजिटिव आया, डेंगू पॉजिटिव होने से दिक्कत नहीं है, बट ये है कि उसका ब्लड डायरेक्ट बच्चे से कांटेक्ट में होता है। तो उससे क्या होगा ना कि वर्टिकली ट्रांसमिशन होता है, ब्लड का वर्टिकल ट्रांसमिशन है। तो कभी कभी क्या होता है ना, दोनों के लिए खतरा हो जाता है, बच्चे के लिए भी, मदर के लिए भी। मदर के लिए तो है ही पहले से ही खतरा, बच्चे के लिए भी हो जाता है। कई बार ऐसा केस होता है कि बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ही खत्म हो जाता है। तो अलग अलग केसेस होते हैं। प्रेगनेंसी भी हार्मफुल है, प्रेगनेंसी के टाइम पे डेंगू होना भी हार्मफुल है, नॉर्मल केसेस में भी हार्मफुल है, अगर आपका मेंस्ट्रुअल चल रहा है तो भी आपको हार्मफुल ही है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये किसी को डेंगू मेनली 4 टाइप्स का होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है DENG, 4 अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अगर मान लीजिए आपको पहला टाइप हो गया, मान लीजिए D टाइप का आपको डेंगू पॉजिटिव आया, तो नेक्स्ट टाइम उस वाले D टाइप से पर्टिकुलरली आपको डेंगू नहीं होगा, वो क्योंकि आपके अंदर एंटीबॉडी बन गई है उसकी। लेकिन बाकी के जो 3 टाइप्स है ना, वो आपको डेंगू कॉज कर सकते हैं। बट अगर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम डेंगू पॉजिटिव होता है तो हमारे लिए कंडीशन और ख़राब करेगा। पहली बार तो ख़राब किया ही है, लेकिन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में और ख़राब कर सकता है। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टाइम, मतलब कि अगर फर्स्ट टाइम से ज़्यादा होता है, एक बार से ज़्यादा, तो आपके लिए वो हार्मफुल ही है। अच्छा नहीं है कि हाँ हमारे लिए अच्छा हो रहा है, बट वो हार्मफुल ही हो रहा है। तो डेंगू 4 टाइप्स के होते हैं, इसके 4 सेरोटाइप्स पाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है। तो बेसिक सी चीज़ है कि डेंगू, इट्स अ डेंगी। डेंगी कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कॉज कौन करता है? एडिस एजिप्टाई। इट्स अ वायरल डिसीज, ब्रेकबोन फीवर इसका नाम दिया गया है। इसकी सिम्टम्स आपको पता ही है, फीवर होना, पेन होना, हेडेक होना, वॉमिटिंग होना, और रैशेस पड़ जाना, ब्लीडिंग होना, ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स में आते हैं। यहाँ तक तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग को यूज़ क्या करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। कैसे इसको रोक सकते हैं ये बता दिया। टॉनिक वेट टेस्ट पता है, इसके थ्रू हम लोग इसका पता कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं हमारे क्या हुआ है, डेंगू पॉजिटिव है या फिर नहीं है। यहाँ तक तो डेंगू का एक सिंपल से समझ लीजिए कि डेंगू से अपने आप को बचाना चाहिए। प्रिवेंट अपने आप को कर लो, आप रोक लो, बचा लो कैसे कि डेंगू ना पॉजिटिव हो। क्योंकि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सारी चीज़ें मच्छरों से ही होती हैं। मच्छर प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। ऊपर से अलग अलग केसेस हैं, कई सारे में तो लोगों की डेथ भी हो जाती है डेंगू पॉजिटिव। मैं जब खुद एडमिट था तो मेरा 8,000 प्लेटलेट्स काउंट आ गया था। मैं खुद ICU में था। तो अलग अलग केसेस होते हैं। तो जब आपको पॉजिटिव आता है ना, प्लेटलेट्स आपकी काउंट अगर गिरी है तो आप चेकअप कराइए डेंगू का। अगर डेंगू पॉजिटिव है तो आप पहले से प्रिकॉशन लेना शुरू कर दो। ऐसे टाइम पे आपको खाने का नहीं मन करता है कि हम खाना नहीं खाएंगे, वॉमिट बहुत आता है, चावल खाने की इच्छा बहुत लोग की होती है, बट प्लीज़ अवॉइड। आप पहले एनर्जी चीज लीजिए, ऐसी कुछ चीज़ें लीजिए जिससे आपको एनर्जी मिले ग्लूकोज के फॉर्म में। जैसे आप रोटी खा लो तो रोटी को जो हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें से ग्लूकोज रिलीज होगा, तो आपको सेल्स को ग्लूकोज मिलता है। कोकोनट वाटर अच्छा सोर्स है उसके लिए।
तो बेसिक सी ऐसी ही चीज़ आपको होना जिससे आपको ताकत मिलेगी, बॉडी में ताकत रहेगी तो आप खड़े हो पाओगे, अदरवाइज आपकी वीकनेस बहुत आ जाएगा। एक एक मंथ इंसान वीक हो जाता है ना, तो चलने की हालत में रहता है, उसके पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है। तो ये नाम बहुत छोटा है लेकिन बीमारी बहुत बड़ी है, सीधी सी बात करें तो। इट्स अ स्मॉल, मतलब तो बोलते नहीं कि वजन कम है लेकिन है, उठाने पे लगता है हाँ कुछ है, तो वही है इसके लिए कि इसकी हाइट कम है लेकिन वजन बहुत है इसके में। तो थोड़ा सा डेंगू के बारे में एक शॉर्ट नोट था ये, कि डेंगू होता क्या है, हम इससे बचा कैसे सकते हैं, दवाइयाँ कौन कौन सी ले सकते हैं, इसमें सीवियर केसेस में क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायर पड़ सकती है, अदरवाइज अगर नॉर्मल कोई है तो उसका हम लोग ओरली या फिर इंजेक्ट करके उसको दवा दे सकते हैं, मतलब माउथ के थ्रू या फिर इंजेक्ट करते हैं इंट्रावेनसली, उसको दवा के दे के हम लोग उसको बचा सकते हैं। सीवियर केसेस में ना जाए अगर पर्सन तो। यहाँ तक तो अगर आपको डेंगू से रिलेटेड या फिर अगर आपको कोई नया टॉपिक मलेरिया या फिर चिकनगुनिया या फिर निमोनिया किसी के बारे में भी जानना हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। और इसके पहले की एक नई सीरीज चल रही है सेल चैप्टर, मतलब कि क्लास 9 की, जिसमें हम लोग सेल पढ़ा रहे हैं, उसका भी 2 या 3 लेक्चर्स में सेल टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई नया चैप्टर बायोलॉजी में स्पेशली जूलॉजी में आपको जानना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।